हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इससे पहले भी हम फर्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 31 से लेकर 100 तक यानी कि कंप्लीट पेपर इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं इस वीडियो में सिर्फ आंसर नहीं बता रहा आपको, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये आंसर है तो क्यों है। तो अगर आप चाहें तो कम्प्लीटली उसको देख के समझ सकते हैं और अपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो साथ में पेपर लेके भी बैठ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प रहने वाली है। तो चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेबिंगटन स्मिथ कमेटी अपॉइंटेड इन 1919। यानी कि एक कमेटी अपॉइंट की गई थी, तो वो किस चीज़ के लिए की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है टू इन्वेस्टिगेट ब्रिटिश एक्सेसिस अंडर द रोलेट एक्ट। तो इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो था, जो जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था, उसके बाद हंटर कमीशन रखी गई थी। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाए ना, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन इंडियन एक्सचेंज करेंसी सिस्टम एंड नॉट इशू प्रैक्टिसेस, तो ये जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों है? बिकॉज वो लोग स्टडी करना चाहते थे कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट, उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है। इसीलिए बेबिंगटन स्मिथ कमेटी 1919 के अंदर अपॉइंट की गई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद। मेन पर्पस क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा, एक्सचेंज रेट क्या रहा है, करेंसी सिस्टम क्या है, नोट इशूइंग मैकेनिज्म क्या है। तो इसलिए ये किसी भी तरह से ना तो एजुकेशन पॉलिसी को बिलोंग करता है, ना ही कोई फेमाइन पॉलिसी को बिलोंग करता है, ना ही कोई रोलेट एक्ट को बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है पूरा इकोनॉमिक बेस के ऊपर। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडियन एक्सचेंज करेंसी सिस्टम एंड नॉट इशू प्रैक्टिसेस। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है। सबसे पहले असर्शन देखेंगे हम। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वॉज द फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये बिल्कुल एक तरह से सही स्टेटमेंट है, बिकॉज इट वाज इंडीड द लास्ट मास स्ट्रगल लॉन्च बाय कांग्रेस, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहा था। तो ये असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब देखते हैं क्या जो रीज़न दिया है क्या वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। रीज़न मेंशन किया है, मूवमेंट फेल हो गई। क्यों हुई? इट फेल टू गेन सपोर्ट फ्रॉम मासेस एंड द ब्रिटिश क्विकली सप्रेस्ड विद अरेस्ट फोर्स एंड लीडिंग टू इमीडिएट कोलैप्स। देखो, फेल तो जरूर हुआ था, लेकिन कारण ये नहीं था कि सपोर्ट नहीं मिला। देखो, कंप्लीटली सपोर्ट मिला था मासेस का, बट इट वाज क्रस्ड बिकॉज के नॉट बिकॉज के सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मास अरेस्ट की, सेंसरशिप की गई चीज़ों के ऊपर और ब्रूटल फोर्स स्टार्ट की थी फ्रॉम द बिगिनिंग। इसलिए मूवमेंट जो थी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न गलत है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत डिस्कस कर रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। वी विल डिस्कस दैट थिंग, क्योंकि मैं भी कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ कि हर आंसर सही दूंगा। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम जो है एक्यूरेसी जो है रखी जाए इस चीज़ के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात कर रहा है जी? तो जर्नल्स के बारे में दिखा रहा है कि चार हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए हुए हैं और उनके जर्नल्स के नाम दिए हैं, तो हमें उसको मैच करवाना है। देखो, सबसे इजी तो इनमें से एक ही था, जो कि था हम मतलब पॉपुलर था, वो था औरोबिंदो घोष द्वारा वंदे मातरम। तो बी का आंसर आना था 1। अब देखने वाली बात ये है कि इसमें दो ही ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे 1 1 आ रहा है, यानी कि दो ऑप्शन तो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि नॉलेज हमें कम होती है, लेकिन एक आधे ऑप्शन से ही हम काफ़ी कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बिपिन चंद्रपाल का जर्नल था, उसका नाम था न्यू इंडिया। औरोबिंदो घोष का हम लोग देख चुके हैं। जो सतीश चंद्र मुखर्जी हैं उनका डॉन, और शिशिपादा बनर्जी का भारत समृद्धि। तो वैसे ये काफ़ी डिफरेंट नेम थे। अगर हम यूजुअली जो पढ़ते हैं वैसे हम डॉन के बारे में भी यूजुअली नहीं सुनेंगे, भारत संप्रभि के बारे में भी नहीं सुनेंगे।
तो काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था ये, बट स्टिल एग्जाम में पूछा गया है तो वी हैव टू आंसर दैट। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा सही? ए का 2, बी का 1 एंड डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें डिसीज़ के बारे में बताया गया और कॉजेटिव एजेंट के बारे में डिस्कशन की गया है, और पूछा हुआ है कि कौन सा अबव पेयर जो है करेक्टली मैच है। सबसे पहले बात करेंगे डायथीरिया के बारे में। हालांकि इसके बारे में ना मैंने एक साइंस की वीडियो बनाई थी और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आपने देखी होगी तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं, अगले एग्जाम में भी आपके काम आएगी। सबसे पहले बात करें डायथीरिया, जो कि एग्जैक्टली बैक्टीरिया करके होता है। और बात करेंगे मिसल्स की, जो किसने बताया कि फंगस के होता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट फंगस नहीं है, ये जो होता है ये वायरस करके होता है। ये भी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट बात कर रहा है कोलरा वायरस। कोलरा भाई वायरस से नहीं होता है, कोलरा होता है बैक्टीरिया से। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है काला अजहर की, तो ये बिल्कुल सही है, ये जो है एक प्रोटोजोआ से होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। यानी कि सेकंड एंड थर्ड गलत है। करेक्टली मैच पूछा है तो 1 एंड 4 ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और अगर आप वो डिटेल में डिसीज़ वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ना एक आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका डाल दूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर रहा है सोप के बारे में। हाँ जी, मतलब अब हम लोग पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के पास। क्या बात कर रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट में ए सोप मोलिक्यूल हैज़ ए हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। देखो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? फोबिक का मतलब होता है डरना, यानी कि जो उसका सोप का हेड है मोलिक्यूल का वो हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से डरता है, और जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक है। फिलिक का मतलब है कि प्यार। तो मतलब कि ये हेड तो उसका जो है डरता है, लेकिन टेल जो है वो हाइड्रोफिलिक है। हालांकि ये स्टेटमेंट ना रिवर्स कर दी है इन्होंने कि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल इज हाइड्रोफिलिक। तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो इसकी गलत रहेगी। हाँ, अगर ये हाइड्रोफोबिक में टेल कर देता और हाइड्रोफिलिक में हेड कर देता देन इट वुड बी गोना राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत। सेकंड बात कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन विल शो द टिंडल इफेक्ट। तो इसके ऊपर जो इफेक्ट काम करता है वो है टिंडल इफेक्ट। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत है एंड सेकंड इज करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है तो 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। नेक्स्ट बात करते हैं 36 के बारे में। ये भी असर्शन और रीजन के साथ है। बात कर रहे हैं असर्शन में स्टेनलेस स्टील इज कंसीडर्ड ए हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। यानी कि हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट यानी कि जंग के लिए प्रतिरोध है, इस पे जंग नहीं लगता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि इसके अंदर क्रोमियम होता है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो जो रीज़न है और वो है बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यानी कि ये बिल्कुल सही है। क्यों होता है? क्योंकि क्रोमियम है इसके पास जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 37 को। अब बात कर रहा है भाई इंजाइम के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 कर रहा है कि इंजाइम इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। देखो हमने हमेशा यही पढ़ा है बचपन में भी स्कूल में कि इंजाइम क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे जो बात पूछी गई है ना वो पूछी गई है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। तो वो उसको इंक्रीज नहीं करता है, वो उसको डिक्रीज करता है। यानी कि पहली स्टेटमेंट तो हो गई है गलत। सेकंड बात कर रहा है इंजाइम वर्क एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। तो इंजाइम ना ये करेक्ट है स्टेटमेंट कि
ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच के ऊपर ही वर्क करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहने वाली है। थर्ड बात करें, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय अदर कंपाउंड। देखो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। जो एंजाइम होता है वो काफ़ी सारे अदर चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक इनहिबिटर कौन है, एक्टिवेटर क्या है, पीएच कितना है, टेम्परेचर क्या है, एक्सेट्रा। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके कंपाउंड रहते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है एंजाइम्स नीड टू बी यूज्ड इन एक्सेस कंपेयर टू द reagent टू कैटलिस्ट द रिएक्शन। इसमें कह रहा है कि एंजाइम जो है एक्सेस अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं, जो कि गलत है। एंजाइम जो है एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं और ये रीयूजेबल भी होते हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन पूछा कि करेक्ट कौन सा है, तो स्टेटमेंट ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। साइंस के क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल पूछे हुए थे और एक लेवल था, ऐसे नहीं कि कोई भी इसको आंसर कर देगा। अगर हल्का सा भी आपको आइडिया रहेगा तो आप फिर भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा गया है कि कुकिंग फूड टेक्स मोर टाइम इन शिमला एज कंपेयर टू दिल्ली, और स्टेटमेंट सेकंड दी है एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी डिक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो मतलब कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने में। तो देखो इसीलिए बोल रहे हैं कि शिमला के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। क्यों? शिमला गए दैट मीन्स हायर एल्टीट्यूड रहा, यानी कि हाइट रहेगी सर्टेन, तो उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा। एज वी गो अप तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम रहेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है और सेकंड है बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट both statement 1 and 2 are correct and statement second is the correct explanation for statement first. Now moving to the question number 39. अगर आपको वीडियो में भाई समझ आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा साथ में। अब बात कर रहा है 2 टाइप्स ऑफ मेयरिंग डिवाइसेस के बारे में। 39 में मेंशन किया है कि 2 तरह की ना मेयरिंग डिवाइस है। फर्स्ट वन इज बीम बैलेंस एंड सेकंड वन इज स्प्रिंग बैलेंस, are commonly used in shop. If we take it to the moon, which of the following will give the same reading for the given object as it does on the earth? यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि दोनों जो बैलेंस हैं, जो रीडिंग सेम ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ पे देते हैं, क्या वो सेम रीडिंग मून के लिए देंगे? तो कौन सा देगा? देखो 2 चीज़ देखने की हैं। बीम बैलेंस ना जो रीडिंग दिखाता है वो मास को लेके दिखाता है, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और जो स्प्रिंग बैलेंस दिखाता है वो दिखाता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें मालूम है ये चीज़, ये फिजिक्स की क्लास में मैंने बताया हुआ है, जो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। वही बात फिर से अगर देखी होती हो आपने तो इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर तो ईजिली दे पाते। अगर नहीं देखिए तो भी देख सकते हो, आने वाले एग्जाम में तो फ़ायदा हो सकता है ना। यहाँ पे एक आई बटन आएगा भाई, वहाँ पे जाके वो फिजिक्स की वीडियो ज़रूर देख लेना। पूरी की सीरीज़ बनाई हुई है मैंने, केमिस्ट्री की, बायो की, पॉलिटी के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटी, काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं उसके अंदर। देखो जैसे ही हम अर्थ से मून के ऊपर जाएंगे ना, जो हमारा मास है ना वो तो एज इट इज़ सेम रहेगा, लेकिन हमारा वेट जरूर जो है, क्योंकि इसमें जो अर्थ है इसमें ग्रेविटी साथ में लग रही है, वहाँ जाके ग्रेविटी नहीं होगी, अकेला मास रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो बीम बैलेंस है ना, चाहे हम अर्थ पे रखें या मून पे रखें, इसकी जो रीडिंग रहेगी वो सेम रहेगी, ओनली द बीम बैलेंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मास को डिनोट करता है और मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, चाहे हम लोग अर्थ पे हैं चाहे हम लोग मून पे हैं। द ओनली थिंग विच इज चेंजेस इज वेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है कि कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फर्स्ट वन इज टॉर्च में यूज़ होता है, व्हीकल हेडलाइट में यूज़ होता है, रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल इसमें यूज़ नहीं होता है भाई। ये इसमें रहेगा कन्वेक्स, और शेविंग मिरर जो होगा वो कनकेव होगा। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ
फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई। 41 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट? लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इथेनॉल। तो देखो भाई, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। तो देखो, लैक्टिक एसिड तो नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड ना एनिमल में प्रोडक्शन होगा इसका, प्लांट्स में नहीं। तो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो तो हम पहले ही काट देते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट में तो फर्मेंटेशन होती है, फिर क्या होता है कि ग्लूकोज से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि ग्लूकोज से क्या होगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इथेनॉल भी है यहाँ पे 4 और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन भी, यानी कि 2 and 4। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 42nd। All of the following vaccines are example of attenuated or inactivated whole pathogen vaccine except, यानी कि तीनों में तो जो है इनएक्टिवेट रहेगा, लेकिन सिर्फ एक में नहीं होगा। तो वो कौन सी वैक्सीन है? तो वो है जी टेटनस की वैक्सीन, यानी कि रेबिस में भी इनएक्टिवेटेड रहेगा, ओपीवी में भी लाइव अटेनुएटेड रहेगा, और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन में भी जो है इनएक्टिवेटेड रहेगा। सिर्फ बात करेंगे टेटनस की, तो टेटनस में क्या रहेगा भाई, ये जो है इसकी चारों के अंदर एक्सेप्शन रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन 43। क्या बात कर रहा है ये भी फिजिक्स का ही है। व्हेन ए वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इनमें से कौन सी चीज चेंज होती है? सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी जैसी मीडियम चेंज होएगा ना, तो वेलोसिटी अपने आप चेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही रहने वाला है, और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सब में, इसलिए हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड बात कर रहा है एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या है कि जैसे एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, क्योंकि पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, जैसे ही एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। फिर बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बिकॉज ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, सोर्स पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, यानी कि 3 को छोड़ के 1, 2nd and 4th विल बी द राइट आंसर, क्योंकि पूछा हुआ है कौन सी चेंज होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Consider the following type of solid: molecular solid, ionic solid, covalent, network solid, or metallic solid. How many of above type of solid exhibit electrical conductivity, malleability, and ductile? अब इसमें पूछा गया कि इस टाइप की सॉलिड में किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसको हम शीट्स के अंदर बना सकते हैं, यानी कि उसको वी कैन मेक इनटू अनदर थिंग, जो शीट बना सकते हैं इस सॉलिड की। और डक्टिलिटी का मतलब है कि हम उससे वायर भी बना सकते हैं। तो जो ये तीनों प्रॉपर्टी दिखाता है ना, वो मेटालिक सॉलिड्स दिखाता है इस चीज़ के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ओनली 4। वैसे इसके अंदर 4 के बारे में कोई खास जिक्र नहीं कर रखा। अगर यहाँ पे 1 का मतलब इन चारों में से एक है तो आंसर तो ये हो जाएगा। अगर इस ओनली 1 का मतलब अगर ये है, अगर तो चेक करते हैं कि कमीशन इस क्वेश्चन के ऊपर क्या लेता है। तो इसका आंसर अभी हम लोग ना कमीशन के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो इसको कौन सा राइट देता है, या फिर इसके ऊपर इसके बारे में ऑब्जेक्शन भी लगाया जा सकता है। अगर आपके कोई इस पे थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। तो स्टिल जो है हम लोग ओनली 1 ऑप्शन इसको लेके चलेंगे। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें अब टाइप्स पूछी हैं तो टाइप जो है वो एक ही है। अब 45th पे चलते हैं। URL, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था।
अगर हम लोगों ने कभी कंप्यूटर पढ़ा है कि यूआरएल जो होता है उसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो कि बिल्कुल सही है। और कुकी के बारे में पूछा हुआ है। कुकी स्टोर करता है कि यूज़र की वेब एक्टिविटी सच एज लॉगिन सेशन प्रेफरेंसेस पासवर्ड, तो ये भी बिल्कुल जो है सही है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपको अगर आप सेम साइट बार बार यूज़ कर रहे हैं तो कुकी जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे आप आओ उस वेबसाइट को चलाओ तो उसको थोड़ा कन्वीनियंट वे से जो है, लाइक लॉगिन डिटेल होगी, प्रेफरेंसेस हो गई, शॉपिंग कार्ड कंटेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो है स्टोर करके रखता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 46th। ये बात कर रहा है कि एक तरफ लिथियम बैटरी है और एक तरफ एल्कलाइन बैटरी है। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? सबसे जो पहले बात कर रहा है कि लिथियम और एल्कलाइन बैटरी बोथ आर जनरली रिचार्जेबल, तो जो ऑर्डिनरी ना जो लिथियम एल्कलाइन बैटरीज होती हैं वो रिचार्जेबल नहीं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो जो है गलत हो जाएगा। सेकंड बात कर रहा है एल्कलाइन बैटरी जो है एग्जिबिट करते हैं ग्रेजुअल डिक्रीज इन वोल्टेज ओवर द टाइम, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिथियम नहीं करता है, एल्कलाइन बैटरी करता है ये चीज़। तो ऑप्शन बी ही हमें सही लग गया, तो बी के बाद हम लोग आगे फिर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 47th के बारे में। 47th की इन इंडियन कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैरिज। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो इंडिया में लगाने की बात भी चल रही है और ये काफ़ी टाइम से बात ही चल रही है, ऐसा कुछ बिल पास होकर एक्ट बनने को दिख नहीं रहा है। बात कर रहा है कि उत्तराखंड के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो जो लड़कियों की शादी के लिए उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एज पर माई नॉलेज। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब सेकंड थिंग बात कर रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ मैरिज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो मैरिज क्या है ना, एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है 7th शेड्यूल का, ना कि स्टेट लिस्ट का। और इसके ऊपर बोथ पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। इसका मतलब सेकंड तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो सही है ही, ऑप्शन नंबर ए 47 का। नेक्स्ट बात करते हैं 48th के बारे में। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रयान 4। ये बात कर रहा है कि ये मिशन जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है मेजर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर डॉकिंग अनडॉकिंग एंड लैंडिंग ऑन द मून बट आल्सो फॉर द सेफली रिटर्न टू अर्थ फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग लूनर सैंपल्स। यानी कि जाना तो है ही है, लेकिन जाने के साथ जब वापस आना है ताकि एनालाइज किया जा सके लूनर सैंपल्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरह से ना एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ही लेना है, डॉकिंग करना है लूनर ऑर्बिट पे, सैंपल हैंडलिंग एंड रिटर्न टेक्नोलॉजी दैट विल फोकस ऑन कैपेबिलिटी नीडेड फॉर ए सैंपल रिटर्न एंड कॉम्प्लेक्स लूनर ऑपरेशंस। दैट मीन्स के ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इसका टारगेट 2045 रखा गया है, तो ऐसा है सच कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना कोई रोड मैप आया है कि ये 2045 का टारगेट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत रहेगा। तो जब अब कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है तो इसके बारे में भी कहना सही नहीं होगा कि इसकी जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो है 10,000 करोड़ बताई गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड गलत है, ओनली 1 है जो सही है। अब डिस्कस करते हैं 49th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ड्रैगन ड्रोन्स। ये तो हम लोग आज लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं ड्रैगन ड्रोन्स के बारे में। तो इसका आंसर रहेगा कि दे आर, एक तो ये अनमैन्ड रहेंगे, यानी कि कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। दे आर कॉम्बैट ड्रोन कैपेबल ऑफ डिस्पेंसिंग मोल्टन थर्माइट एंड इंसेंडायरी मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड ऑन टू एनिमी टारगेट्स। तो इसका आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, जो बात करता है कोझिकोड इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड ए सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को अंडर इट्स क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। सेकेंड स्टेटमेंट बात कर रहा है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11। तो देखो, ये हमें मालूम है कि जो यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 11वें नंबर पर ही आता है, और कोझिकोड को इंडिया की पहली सिटी डिज़ाइन किया गया सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में। तो दोनों ही जो हैं सही हैं, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, बोथ 1 और 2। अगर ये लगा के आएंगे भाई साहब, गलत करके आओगे। कारण क्या है कि पूछा ही इनकरेक्ट हुआ है, यानी कि दोनों सही हैं, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, नीदर 1 और 2। हमेशा क्वेश्चन पढ़ के भाई ये पूछ देखना ज़रूर है कि पूछा क्या हुआ है, वरना आता हुआ भी हम लोग गलत करके आएंगे। इसमें देखने वाली चीज़ यही रहती है कि पूछा क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब होपफुली आप लोगों ने आंसर किया होगा देख के। ये तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है, जो कि टैकल करेगा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डेवलप की है वोक हार्ड ने विद द सपोर्ट ऑफ बिराक एंड मार्केटेड अंडर नेम मिकनफ, जो कि बिल्कुल सही है। और थर्ड क्या है, इट इंटेंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑल 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंग्वेज दी गई है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का ऐड किया गया है उसके अंदर। तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर ना, जो ऑप्शन नंबर 3 है गुजराती, मैं बस को रिमूव कर देता हूँ। तो जो गुजराती है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा असमीज, पाली, मराठी एंड उड़िया 4 आर द क्लासिकल लैंग्वेज। तो आंसर क्या रहेगा, ओनली 4। हाउ मैनी ऑफ आवर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट चलते हैं हम 53 के ऊपर। 53 बात कर रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग यूनियन बजट के बारे में बात कर रहा है। यूनियन बजट एस्टिमेट फॉर 2025 एंड 26। देखो 2025-26 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एक एस्टिमेट दे रहा है। तो जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो एस्टिमेटेड क्या है, 4.9% ऑफ जीडीपी का है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बात कर रहा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो 50.65 लाख करोड़ का होगा, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बात कर रहा है द एलोकेशन ऑफ अबाउट 2 लाख करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन मेड फॉर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये भी जो है सही है। तो क्वेश्चन पूछा है कि करेक्ट कौन से हैं, तो ऑल 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर रहा है 54 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI टू इनेबल रिटेल इन्वेस्टर टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऐप चलाया था जिसका नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ये स्कीम अलो करेगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को टू डायरेक्टली बाय एंड सेल, किसके अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन सब के चीज़ों में। और इस चीज़ के लिए कोई बिचौलिए की या इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के बारे में। चलिए ये भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहली में बात कर रहा है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न काउंट में इंडिया का रैंक 3rd है, जो कि बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकंड बात कर रहा है इंडिया की जो जोमेटो ऐप है फीचरिंग द टॉप 20 मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न। देखो जोमेटो को ना अभी यूनिकॉर्न का टाइटल अभी तक नहीं मिला है, इट्स जस्ट ए कंपनी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। तो जहाँ पे सेकंड है वहाँ पे काट दो, हमें आंसर मिल ही जाएगा 1 एंड 3rd। थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन के बारे में दिया गया है। असर्शन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रिसेंटली लॉन्च्ड भारत जेन एज ए पायनियरिंग इनिशिएटिव इन जनरेटिव AI।
देखो असर्शन तो बिल्कुल सही है कि भारत जन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कि एज इंडियाज इंडिजिनस जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। साथ में बात कर रहा है जो रीज़न है ना इसका, वो बात कर रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया के अंदर भारत जैन जो है उसका एम सिर्फ रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी का नहीं था। इनके जो हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना नहीं है अकेला, साथ में एक क्रिएटिव एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव एआई सोल्यूशन देना है इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। जो कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि पर्पस क्या था कि एआई को प्रमोट करना इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, ताकि टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड बेटर। तो रीज़न असर्शन का बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा राइट आंसर कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। ये बात कर रहा है भाई जोरावर की। तो ये एक एडवांस 25 टन लाइट टैंक है जो कि बिल्कुल सही है, और डीआरडीओ और एलएनटी ने डेवलप किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हाई एल्टीट्यूड रीजन के लिए बनाया जैसे नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख है, ये भी बिल्कुल सही है। उसको ट्रांसपोर्ट भी किसी भी वे से किया जा सकता है। तो इनके चारों ही ऑप्शन ठीक है, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट बात करते हैं जी 58 के बारे में। गैम्बूशिया एफिन्स एंड पियोसिलिया रेटिकुलाटा, रिसेंटली इनको न्यूज़ में देखा गया था। ये कौन सी स्पीसीज के नाम है? तो ये जो है फिश के नाम है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये बात कर रहा है सिम्पलीपल टाइगर रिजर्व के बारे में। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि उड़ीसा का 3rd नेशनल पार्क है आफ्टर भीतरकनिका एंड सतकोसिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पिछले साल 2024 के अंदर घोषित हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है कि सिम्पलीपल इज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड बात कर रहा है कि इट इज़ वर्ल्ड्स ओनली नोन हैबिटेट ऑफ वाइल्ड मेलेंटिक टाइगर। देखो इसमें ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जाना जाता है वाइल्ड मेलेंटिक टाइगर के लिए, बट ये दुनिया का अकेला नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात कर रहा है इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन इंडिया जो कि ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम जो है एंटी पोचिंग टूल लॉन्च किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है इसके लिए। तो यानी कि 1 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, थर्ड नहीं है। जैसे ही थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तीनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो ही जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 60। ये बात कर रहा है चेस के बारे में जी। पहली स्टेटमेंट बात कर रहा है कि जो वर्ल्ड चेस चैंपियन का विनर होता है उसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है जी। सेकंड में बात कर रहा है कि जब एक बार ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया वो जर्नली हेल्ड फॉर लाइफ, यानी कि हमेशा के लिए नाम के साथ जुड़ जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। और थर्ड है गुकेश डोमाराजू बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बाय डिफीटिंग चाइना का डिंग लिरिन को 2024 के अंदर। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, 61 के बारे में। अब आ गए हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली बार बात कर रहा है कि माइक्रो फाइनेंस जो है फोकस करता है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू लोअर इनकम ग्रुप, और इंश्योरेंस और सेविंग को ये एक्सक्लूड करता है। तो स्टेटमेंट ना वैसे गलत है। जो माइक्रो फाइनेंस है ना इसके अंदर क्रेडिट हो गया, सेविंग्स, इंश्योरेंस, रेमिटेंस, ये सब चीज़ें होती हैं कि अकेला लोन की फैसिलिटी नहीं होती, इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह सेविंग्स की पॉलिसी भी होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो जो है वो टोटली गलत हो जाती है। सेकंड बात कर रहा है द थर्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव इज टू चैनलाइज प्रोडक्शन
and consumption credit in multiple doses based on absorption capacity of prospective borrower। यानी कि बोरोवर की कैपेसिटी के हिसाब से जो है ये थिंग जो है चलती है। लाइक लोन जो है एक ना फेजेस के ऊपर दिया जाता है कि रीपेमेंट और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देखने के बाद। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है। थर्ड बात कर रहा है, इट हैज़ इवॉल्व विद द चैरिटी बेस टू थ्रिफ्ट बेस एंड फाइनली टू ट्रस्ट एंड क्रेडिट वर्दीनेस मॉडल। ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथी बात कर रहा है कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस फ्रॉम बांग्लादेश। ये बात वही सोचने वाली है कि सही है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक है वहीं से ये इंस्पायर्ड है। इनके फर्स्ट को छोड़ के जो है बाकी स्टेटमेंट सही हैं 2, 3 एंड 4। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 2, 3 एंड 4 बनता था, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ ऑप्शंस के अंदर। तो इसको एक बार के लिए कमीशन के ऊपर छोड़ देते हैं कि लेट्स सी वो इसका आंसर क्या देते हैं अपनी आने वाली आंसर की में। इफ एनी वन ऑफ यू हैज़ अ नॉलेज अबाउट इट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स के जो है ये 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इसके बारे में बात करता है, हालांकि मैं एक बार इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर देता हूँ पहले। हाँ जी, स्टेटमेंट पहली बात कर रहा है कि सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस कर रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। देखो हमें पता है कि जो पीसी महलनोबिस के ऊपर जो था सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस करता है, जो कि हैवी इंडस्ट्री की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सेकंड बात कर रहा है कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिपेंडेंस इंडियाज अर्ली ग्रोथ एक्सपीरियंस वॉज डोमेस्टिक सेविंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान। तो उस टाइम पे हमें पता है कि इतना फॉरेन कैपिटल नहीं था, डोमेस्टिक सेविंग ही था जो इसका एक तरह से मेजरली सोर्स था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद बात कर रहा है फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था और सेल्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहा था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ना, उसके की गोल क्या थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, पॉवर्टी रिमूवल, सेल्फ रिलायंस। तो थर्ड स्टेटमेंट भी जो है इसकी करेक्ट बनती है। अब बात कर रहा है 8th 5 ईयर प्लान की। तो जो 8th 5 ईयर प्लान था ये इम्प्लीमेंट किया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि 1991 के अंदर हमें पता ही है लिबरलाइजेशन आ गई थी, एलपीजी रिफॉर्म आ गए थे। तो जो 8th स्टार्ट हुआ था वो 1992 से हुआ था। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 10th के बारे में। मार्क इन ए शिफ्ट इन द प्लानिंग पैराडिग्म बाय स्टेटिंग इन इट्स प्रीफेस टू द दैट प्लान इज इंडिकेटिव इन नेचर। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोस्ट रिफॉर्म प्लानिंग है जो इंडिकेटिव बनी है, डायरेक्टिव नहीं थी। तो 1, 2, 3, 4, 5 सही हो गए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल 5। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ये बात कर रहा है सेवरल फाइनेंस कमीशन हैव रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल इन इंडिया। तो इनमें से जितने भी पोटेंशियल हैं इस को सेटअप करने में काउंसिल में, तो वो कौन कौन से बनते हैं। तो जितने भी इसके अंदर पोटेंशियल बेनिफिट दिखाएं, लाइक जैसे असेसिंग एंड मॉनिटरिंग फिजिकल पॉलिसी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल रूल एंड स्ट्रेंथिंग द फिजिकल परफॉर्मेंस, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सही दे रखी हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम बात करें 64 की जीएसटी के बारे में, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है कि जो जीएसटी काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो 279A के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही रहेगी। सेकंड बात कर रहा है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये चेयर्ड बाय ना पीएम नहीं होता, ये चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो जहाँ जहाँ पे 2 लग रहे हैं पहले तो हम वो काट देते हैं, इनके अब ऑप्शन नंबर 1 और 3 रह गया, फर्स्ट और लास्ट रह गया। उसके बाद बात कर रहा है द रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू जीएस काउंसिल। यानी कि थर्ड में कह रहा है कि
जो हमारी रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वही जो है जीएसटी की सेक्रेटरी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बाइंडिंग नहीं होती हैं, ये जो है तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 3 एंड 4। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 65। इसमें ना 64 में ना हल्का सा करेक्शन है। देखो बाइंडिंग जो है वो नहीं होती स्टेट पे, तो स्टेटमेंट में बोला है कि बाउंडिंग होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकरेक्ट कर देंगे। यानी कि इसका जो फर्स्ट एंड थर्ड है ना, ऑप्शन नंबर ए, यही जो है इसका राइट आंसर बनता है। अगले पे चलते हैं। 65 बात कर रहा है नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 की रिपोर्ट। तो जो तीनों ही स्टेटमेंट दी गई हैं ना एज पर रिपोर्ट, ये तीनों ही जो हैं करेक्ट हैं। लाइक बिहार ने रजिस्टर किया लार्जेस्ट डिक्लाइन फॉलोवर्ड बाय उड़ीसा, और जितने भी हैं 12 हैं जो डायमेंशन इंडिकेटर हैं ये रिमार्केबल इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट बात करते हैं 66 के बारे में, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में बात कर रहा है। ये ना थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था अगर 66 की बात करें, लाइक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन। देखो हमें पता ही है कि एफसीआई खोले हुए हैं इन लोगों ने, प्रिक्योरमेंट के लिए ही खोले हुए फूड ग्रेन्स के। फिर साथ में लिख दिया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड इशुएंस ऑफ राशन कार्ड। देखो जो इशुएंस ऑफ राशन कार्ड और आइडेंटिफिकेशन है बेनिफिशरीज का, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये स्टेटमेंट हाफ करेक्ट है और हाफ इनकरेक्ट है, तो कंप्लीट जो है ये इनकरेक्ट बन जाती है। सेकंड बात कर रहा है कि चंडीगढ़, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मोड में। तो जो सही बात है ना वो ये है कि चंडीगढ़ है, बिल्कुल है, पुडुचेरी भी है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, ये दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, जहाँ पे कैश ट्रांसफर मोड ऑन किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत बन जाती है। थर्ड बात कर रहा है द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड एज 18 और अबव इज मैंडेटेड टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार इरेज कर देते हैं भाई। अब बात करते हैं 67 के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे क्वेश्चन में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में, जो क्राइटेरिया दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर रहा है कि एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप अप टू ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो रिवाइज रूल के हिसाब से जो है ना, ए आइडेंटिटी इज कंसिडर्ड एज ए सेटअप अप टू 10 ईयर, तो पीरियड ऑफ 10 ईयर का ही बात कर रखी है, तो स्टेटमेंट पहली बिल्कुल सही है। सेकंड बात कर रहा है द टर्नओवर शुड नॉट एक्सिस्टेड 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो जो सेकंड स्टेटमेंट में जो लिमिट है ना वो 100 करोड़ की है, 1000 की नहीं है। थर्ड में बात कर रहा है कि एन एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन, एक बिजनेस को स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके जो है स्टार्टअप के अंदर एलिजिबल है, तो ये चीज़ नहीं है, तो थर्ड जो है इसके अंडर नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 68 की। ये बात कर रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि 2024-25 के बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसका सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर हायरिंग फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर वर्कर एंड सपोर्टिंग देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 69।
हाउ मेनी द फॉलोइंग मेजर आर लाइकली टू लेड टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन इंडिया। अब ये बात कर रहा है मनी सप्लाई की। देखो, जब भी एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट रहेगा बैंक के द्वारा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर बात कर रहा है कि अगर बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द आरबीआई से बोरोइंग करने से भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन जो सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके, रेपो रेट इंक्रीज करके और एमएसएफ बढ़ा के जो है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बढ़ा के जो है, इससे मनी सप्लाई रिड्यूस होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर ओनली 2 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपन इसको करेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि ये हर बार जो है क्वेश्चन बुकलेट पे भी मेंशन किया होता है कि यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आंसर रहेगा इसका ए, ओनली 2। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ चैलेंजर बैंक। तो जो चैलेंजर बैंक का कंसेप्ट है वो है एक डिजिटली ड्रिवन स्मॉल बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि एम करता है ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 71 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा एक स्कूल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है? तो जो पीएम श्री है ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है। विद्या प्रवेश जो है एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। और जो विद्यांजलि है ये भी एक गवर्नमेंट जो है वॉलंटियर प्रोग्राम है स्कूल के लिए। लेकिन जो विद्या गुरु है ये कोई इस तरह की स्कीम नहीं है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पूछा हुआ है नॉट ए गवर्नमेंटल इनिशिएटिव। 72 में बात कर रहा है बर्ग्समैन रूल की, कि जो बर्ड और एनिमल है कोल्डन रीजन के सिग्निफिकेंट लार्जर बॉडी है इनकी, जो कि वार्मर रीजन्स को इनहेबिटिंग करती है। और इसी के जो हिसाब से जो स्टेटमेंट सेकंड दी गई है कि स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इनेबल देम टू लूज लेस हीट टू इन्वायरमेंट। तो मेरे हिसाब से ना स्टेटमेंट 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 और 2। अब देखते हैं 73 को हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज क्लाउड सीडिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? अभी काफ़ी सिंपल है ये। अभी शायद पिछले महीने दिल्ली की सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं उन्होंने भी ट्राई किया था, हालांकि ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, Nagoya Protocol was adopted in 2010 with the objective of ensuring access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefit arising their use। तो ये तो बिल्कुल बात करेक्ट कर रहा है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ना कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वो नगोया प्रोटोकॉल के रेटिफिकेशन के बाद इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है। क्योंकि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना ये 2003 के अंदर इस्टेब्लिश हो गई थी, 2003 के अंदर। और जो नगोया प्रोटोकॉल आया 2010 के अंदर आया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ओनली 1। अब बात करते हैं हम लोग 75 की। इन्होंने टाइगर रिजर्व के नाम दिए और साथ में स्टेट दिए हैं और पूछा है कि कौन सा पेयर सही है। सबसे पहले बात कर रहा है सतपुड़ा, जो कि महाराष्ट्र में बताया है, जो कि गलत है। सतपुड़ा जो है ये है मध्य प्रदेश के अंदर। बंदीपुर की बात कर रहा है कर्नाटका के अंदर है, बिल्कुल सही है। बंधवगढ़ की बात कर रहा है मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है तो ये भी तमिलनाडु के अंदर है। तो ओनली 3 पेयर जो है इसमें करेक्ट बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अगर हम बात करें ना, तो जो थर्ड वन है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड
लीडिंग टू ए लेयर इन विच वर्टिकल मिक्सिंग इज लिमिटेड। फिर बात कर रहा है मीजोस्फेयर के बारे में। मीजोस्फेयर हमें पता है कि ये कोल्डेस्ट लेयर होती है वैसा, यानी कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा विद एल्टीट्यूड, यानी कि इसको हम लोग 4 पे लगा देंगे। तीसरी बात कर रहा है थर्मोस्फेयर के बारे में। थर्मोस्फेयर यानी कि इसके अंदर जो है हमें पता है कि जो टेम्परेचर इसका ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो यूवी और एक्स रेज है ना, इसको एब्जॉर्व करता है थर्मोस्फेयर। ठीक है। फोर्थ है आयन के बारे में बात कर रहा है, तो साफ हमें पता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का जो है 3rd है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 77 के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जा रहा है और काइटो प्रोटोकॉल के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। तो मीथेन गैस, जी हाँ बिल्कुल आती है ग्रीन हाउस गैस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आती है। निट्रिक ऑक्साइड नहीं आता है, क्योंकि जो काइटो प्रोटोकॉल है ना, वो नाइट्रस ऑक्साइड को इंक्लूड करता है, निट्रिक ऑक्साइड को नहीं। फिर बात करता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बात करता है परफ्लोरोकार्बन्स, ये भी बिल्कुल सही है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तो 3 वाले ऑप्शन तो हम लोग काट ही देंगे कि जैसे 3 में ये है ये है। अब बात रह जाती है इसके अंदर, तो इन दोनों में से अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि ना जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, ये जो है कंट्रोल किए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। तो इनडायरेक्टली जो था लेटर ऑन इंक्लूड किए गए थे मॉन्ट्रियल के अंदर, बट हम इसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। इफ़ यू हैव ए गुड नॉलेज इन दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब बात कर रहा है जी बायोस्फीयर के बारे में बात कर रहा है और उसके अंदर जो भी फ्लोरा एंड फोना है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी के अंदर जो है लॉन्ग टेल्ड मोकैकू पाए जाते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ए के लिए। फिर बात कर रहा है नंदा देवी, जहाँ पे मस्क डियर देखने को मिलता है। मानस के बारे में गोल्डन लंगूर, और जो शेषाचलम हिल्स हैं वहाँ पे गोल्डन गेको। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 4 3 2 1। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 79 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। 79 बात कर रहा है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया, जो कि है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है सही रहती हैं कि 5 mm से लेंथ इसकी लेस होती है, बाउंड टुगेदर इन पॉलीमर चेन, और ऑब्जर्व करता है पीओपीज को, और कैन बी इनहेल्ड और ऑब्जर्व थ्रू स्किन। तो आंसर रहेगा इसका डी ऑल 4। 81 के बारे में बात करते हैं हम। ये बात कर रहा है कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो इसका जो आंसर रहेगा 1 2 एंड 4 ओनली। वो इसलिए कि जो 3rd है अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, डेवलप्ड कंट्री अर्न क्रेडिट बाय इन्वेस्टिंग ओनली इन डेवलपिंग कंट्री नॉट डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है इन्वेस्टिंग करेंगी क्रेडिट का। तो आंसर इसका 3rd गलत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर 1 2 एंड 4। नेक्स्ट बात करते हैं 82 की। बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहा है। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इंक्रीज करती हैं डाइवर्सिटी एज दे प्रोसीड थ्रू सीरियल स्टेजेस टू क्लाइमैक्स, बिल्कुल सही है। और सेकंड है कि जो मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप है जो हम देख रहे हैं, सक्सेशन ऑफ ऑफन अरेस्टेड नेचुरली और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं 83 की। Ferrel cell surface wind move toward poleward and are deflected westward due to Coriolis forces। तो जो फेरल सेल है ना, सरफेस विंड मूव पोलवर्ड, जो कि बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन साथ में जो मेंशन किया हुआ है ना कि डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्सेस, तो एक कोरोलिसिस फोर्सेस करके ना ये ईस्टवर्ड मूव होता है ना कि वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है, तो ये पहला तो हो जाएगा गलत। एंड सेकंड बात कर रहा है कि जो इसमें ईस्टवर्ड लिखा हुआ है, यानी कि अगर इन दोनों को हम लोग आपस में चेंज कर देते हैं तो ये बिल्कुल सही बन जाते हैं, सारी जो है डायरेक्शंस की बात है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। आंसर रहेगा इसका नीदर 1 नॉर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 के अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर बी। In fusion, the mass of end product is less than the mass at beginning, but in fusion, this is not the case। अब बात करते हैं 85 की। इसमें भी ग्राउंड वाटर के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन का पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो है ऑप्शन नंबर डी। कन्फाइंड एक्विफायर इज द ग्राउंड स्टोरेज एरिया लोकेटेड अबव द लेयर ऑफ इनपरमेएबल रॉक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। ये बात कर रहा है सेक्स रेशियो इन इंडिया के बारे में। तो ये तो बात हमें पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सेक्स रेशियो इन इंडिया इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि 1000 मेल के ऊपर कितनी वो हैं फीमेल्स हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। सेकंड बात कर रहा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना इंडिया के अंदर कैलकुलेट किया जाता है 0 से 14 की एज। देखो चाइल्ड सेक्स जो है ना वो 0 to 6 एज तक किया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो जो है वो गलत हो जाती है। फिर बात कर रहा है वाइल चाइल्ड रेशियो इन इंडिया इज एडवर्स एंड द सेक्स रेशियो फॉर एल्डरली पॉपुलेशन 60+ इज फेवरेबल, जो कि बिल्कुल सही बात कर रहा है। फोर्थ बात कर रहा है कि ओवरऑल सेक्स रेशियो सेंसस था जो हाईएस्ट था तमिलनाडु था, तो केरला था, वो तमिलनाडु नहीं था, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड जो है बिल्कुल सही है। 87 बात कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल फर्टेलिटी रेट सिलेक्ट अ स्टेट एज पर इंडिया नेशनल हेल्थ सर्वे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय, गुजरात, पंजाब एंड सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं 88 के बारे में। फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म। लाइक ये बात कर रहा है कि रूरल टू रूरल जो माइग्रेशन है वो स्ट्रीम हैज़ ए लो वॉल्यूम इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है। रीज़न बात कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल इंडिया माइग्रेट टू फॉरेन कंट्री। देखो ये स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन बात देखने वाली ये है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो रूरल से ना अर्बन की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट भी हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें ना तो रूरल टू अर्बन की जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा है, तो इसका आंसर जो है कि ए तो ट्रू है बट जो रीज़न है इसका फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। 89 बात कर रहा है राइस कल्टीवेशन के बारे में। जो राइस की कल्टीवेशन है ना, हमें मालूम है कि ये जो है अप्रैल से अप्रैल मई के दौरान लगती है और जून जुलाई अगस्त वाला महीना रहता है कि एक तो टेम्परेचर हाई रहता है उसमें, और उसमें पानी जो है रेनफॉल जो है ज़्यादा चाहिए ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही रहेगा।
और लोमी और क्लेली सोइल आर आइडियल फॉर राइस कल्टीवेशन। जो ये स्टेटमेंट भी है बिल्कुल सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है ना कहीं उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, तो उस हिसाब से ना 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। ये बात कर रहा है एक सेंसस टाउन के बारे में कि जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 5,000 से कम रहनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। और जो 75% जो पॉपुलेशन है वहाँ की नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो राइट। इट शुड हैव ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 300 पीपल। तो ये 300 नहीं है, ये 400 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी कि इसका स्टेटमेंट जो है वो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 91 के अंदर कि कौन सी कंट्रीज़ और रीजन्स के अंदर मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है यूज़ हो रहा है। तो दिए गए जितने भी ऑप्शन है ना, जैसे तुर्की, चाइल, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सभी के अंदर जो है मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रीड ऑफ काऊ। तो दिए गए 4 ऑप्शन में ना गिर भी जो है काऊ की ब्रीड है जो गुजरात से है, मेवाती भी काऊ की ब्रीड है जो राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है, जो थर पारकर है ये भी राजस्थान साइड जो है काऊ की ब्रीड है, लेकिन जो सुरती है ना ये ना एक बुफेलो की ब्रीड है, काऊ की नहीं है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर पूछा गया है रिवर्स का, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर, बैतरनी, महानदी और पेन्नार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ माइका। जो ऑप्शन नंबर 1 है अर्जेंटाइन और ऑप्शन नंबर 4 है वो मैस्कोवाइट, ये दोनों ही माइका के टाइप नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा इसका 1 और 4। इसमें ना लिटिल करेक्शन की ज़रूरत है। जो प्रोस्टाइट है और अर्जेंटाइन ये दोनों जो है इसके टाइप नहीं है, तो आंसर रहेगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन रेलवेज के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जो कवच है एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन रेलवे टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का, रिलेट करता है हाई स्पीड रेल नेटवर्क से। तो ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क से नहीं करता है, ये हाई कैपेसिटी फ्रेट एंड पैसेंजर कॉरिडोर के बारे में बात करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो जो है वो गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट बात करता है कि जो इंडियाज़ फर्स्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर है साबरमती और मुंबई, तो ये बिल्कुल सही है। और जो बात रही ज़ीरो नेट कार्बन टारगेट एमिशन की, ये जो है 2030 तक का टारगेट सेट किया गया ज़ीरो करने के लिए, इनके सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है इसकी। तो इसका आंसर रहेगा ओनली 3। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेम ऑफ वोल्केनो और प्लेसेस के बारे में पूछा हुआ है। तो जो माउंट मेरापी है ये है इंडोनेशिया के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। ताल जो है ये है फिलीपाइंस के अंदर। जो कैलियो है यूएसए के अंदर और माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका के अंदर। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ये माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें जो रहेगा कोल्यूजन ऑफ 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, इसकी वजह से जो बना है वो बना है हिमालयस। फिर बात कर रहा है कन्वर्जन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये बात कर रहा है एंडीज माउंटेन के बारे में। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स, ये बात कर रहा है ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। रेजिडुअल माउंटेन बात करते हैं जी स्कॉटिश हाईलैंड के बारे में। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 98 के बारे में।
ये वीवीपैट के बारे में बात कर रहा है। तो जो वीवीपैट की फुल फॉर्म है ना, वो है वोटिंग पेपर फॉर एडिंग ट्रांसपेरेंसी। जो इन लोगों ने लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। जो स्टेटमेंट इसकी सही है वो है विजिबल वोटर पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड बात कर रहा है कि एक जब हम वोट डालते हैं तो एक स्लिप प्रिंट होकर निकलती है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट विंडो में निकलती है 7 सेकंड्स के लिए, जो कि सीरियल नंबर, नेम और सिंबल बताती है जिसके लिए हमने वोट डाला है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड बात कर रहा है कि नागालैंड के बाई इलेक्शन में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि डिमांड फॉर ग्रांट जो है ओनली प्रेसिडेंट रेकमेंड करता है अंडर आर्टिकल 113। नेक्स्ट बात कर रहा है नो टैक्स शैल बी लिव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये भी करेक्शन, मतलब जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी कलेक्शन होगा वो अथॉरिटी ऑफ लॉ द्वारा ही किया जाएगा। थर्ड बात कर रहा है पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश ए टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज। देखो, पार्लियामेंट के पास पावर है इसको इंक्रीज करने के लिए भी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत रहती है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। तो ओनली 2 आ जाएगा आंसर इसका। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इस वीडियो की 100th क्वेश्चन। ये बात करता है मनी बिल के बारे में। इन रेफरेंस टू मनी बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली बात कर रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल। देखो, आर्टिकल नंबर 110 के अंदर जो है मनी बिल के बारे में बात करता है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन मनी बिल, दैट इज करेक्ट। सेकंड बात कर रहा है इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर एंड दैट टू ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, ये मिनिस्टर ही करता है, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता, और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड बात करता है देयर शैल बी इंडोर्ड ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा एंड व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा साइन बाय हिम दैट इट इज़ ए मनी बिल। देखो, ये बात तो हमने बहुत बार पढ़ी है कि स्पीकर ही सर्टिफिकेट देता है किसी बिल को कि ये मनी बिल है कि नहीं है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तो भी इस वीडियो के अंदर हमने 31 से लेकर कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से ना आप आने वाले टाइम में जितने भी पेपर आएंगे उनके आंसर की भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में जीके भी हम लोग आपको बताते रहेंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर की सीरीज तो अब स्टार्ट ही कर रखी है, आप लोग वो मत मिस कीजिएगा। और ये सेकंड पार्ट था, पहले फर्स्ट देखिएगा फिर सेकंड पे आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।